गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए एक मैसेज अपडेट किया है मैंने व्हाट्सएप पे। भी पहले बताया था कि आपको एक चैप्टर आएगा, लेकिन अब एक चैप्टर में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, इसलिए सेकंड चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया है। 2 चैप्टर आएंगे बेटा टेस्ट में। देखिए बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक का हमारा हो गया था चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जो कि नोमैडिक एम्पायर से नेक्स्ट वाला लेसन है, यायावर साम्राज्य से नेक्स्ट। अब तक हम चंगेज खान के साम्राज्य को पढ़ रहे थे। अब हम आगे यूरोपियन कल्चर से रिलेटेड जो भी साम्राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स and towns in the feudal order came to evolve and change, encouraged by Mediterranean entrepreneurs in the Venice and Genoa from 12th century। यहाँ पे बताया गया कि 12वीं सदी से ही वेनिस और जेनोवा, जो कि इटालियन शहर हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर, खास तौर पर यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ सामंतवादी व्यवस्था शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर और वाणिज्य का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यानी सामंतवाद देखने को मिला, वाणिज्य का प्रभाव देखने को मिला। और वेनिस और जेनेवा शहर, जो कि 12वीं सदी के अंदर खास तौर पर इस तरह के जो व्यापारी लोगों के खास तौर पे प्रभाव में थे। Their ships carried on a growing trade with Muslim states and the remains of the Roman Empire in the East। पूर्व के अंदर यहाँ बताया गया है कि रोमन साम्राज्य, जो कि रोमन साम्राज्य से इनका संबंध बनाने के लिए उनके जो जहाज आते थे वो सामान से लदे हुए होते थे। ग्रोइंग ट्रेड विद मुस्लिम स्टेट्स, जिनमें मुस्लिम राज्यों के साथ उनका व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था, ज्यादा मात्रा में व्यापार करने लगे थे। एंड द रिमेन्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द ईस्ट, और बचा हुआ व्यापार वो पूर्व में रोमन साम्राज्य के साथ में करते थे। अट्रैक्टेड बाय द ल्योर ऑफ द वेल्थ इन दीज एरियाज, इस क्षेत्र के अंदर धन कमाने का जो लालच था वो आकर्षित कर गया लोगों को। एंड इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीइंग होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द क्रिस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग थे, यहाँ उनके मन में एक विचार जो उन्हें प्रेरित कर रहा था होली प्लेसेस के लिए, कि जो पवित्र स्थान है वो ईसाइयों, क्रिस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, वे ईसाई से मुस्लिम से अपने आप को संबंधित करने लगे या जुड़ने लगे, मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। यूरोपियन किंग्स reinforced links across the Mediterranean during the Crusades। जब तक धर्म युद्ध चले तो यूरोपीय शासकों ने अपने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर अपने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की। ट्रेड विद इन यूरोप इम्प्रूव्ड, और यूरोप के साथ उनका व्यापार बढ़ने लगा। सेंटर्ड ऑन फेयर्स and port cities of the Baltic Sea and the North Sea and the stimulated by growing population। इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और यहाँ पे बताया गया है कि मेलों का आयोजन होता था, जिसकी वजह से व्यापार होता था। और यहाँ पर बाल्टिक सागर के जो तटवर्ती स्थान होते थे, बंदरगाह, उन शहरों के अंदर ज्यादा बंदरगाह शहर डेवलप होते जा रहे थे। और उत्तरी सागर में भी इसी तरह की बंदरगाह को विकसित किया गया था, और उसके अलावा जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ पिक्चर हम देख सकते हैं, इस साम्राज्य का जो पिक्चर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, द पैलेस ऑफ द पोप्स, यहाँ जो पोप का राजमहल यहाँ दिखाया गया है इन एविग्नॉन, जो कि एविग्नॉन नामक जगह पर है। ए 14th सेंचुरी टाउन इन द साउथ फ्रांस, जो कि दक्षिण फ्रांस में 14वीं सदी का एक राजमहल है, जो कि पोप का राजमहल है, एविग्नॉन जगह पर बना हुआ है। तो इतना बड़ा महल उस राजा का यहाँ पे दिख रहा है। उसके आसपास की बस्ती को इंक्लूड ना करें, ये जो महल है ये एरिया बताया गया है। अब उससे आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कितनी सुंदर इमारतें बनी हुई हैं, जो कि कल आपका ये लेसन स्टार्ट हुआ था उसमें भी इस तरह के पिक्चर को मैंने शो किया था। इसमें मीनार बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ऊंची मीनार है।
यहाँ एक ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि ये जो दरिया दिख रहा है, नदी का यहाँ बहाव क्षेत्र इसके पास में बसा हुआ है ये शहर। अब आप देखिए आगे, द पैलेस ऑफ डॉग इन वेनिस, वेनिस शहर है ये। वेनिस शहर के अंदर यहाँ पे डॉग का राजमहल दिखाया गया है 15th सेंचुरी, जो कि 15वीं सदी का बना हुआ है। Opportunities for commercial expansion coincided with changing attitude concerning the value of life, कि इस समय वाणिज्यिक विस्तार के अवसर जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, केंद्रित होते जा रहे थे, और इस दौरान जो जीवन जीने का जो तरीका था या फिर उसका जो महत्व था, उससे जुड़े हुए जो विचार थे, लोगों का दृष्टिकोण था, वो भी बदल रहा था। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग थिंग्स दैट मार्क्ड सच ऑफ इस्लामिक आर्ट एंड लिटरेचर, इस्लामिक कला और साहित्य की वजह से मनुष्य का महत्व बढ़ने लगा, लोगों का महत्व बढ़ने लगा, और जो सजीव प्राणी हैं उनका महत्व भी बढ़ने लगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक आर्ट एंड आइडियाज दैट केम टू यूरोप फ्रॉम द बाइजेंटाइन ट्रेड एनकरेज यूरोपियन टू टेक ए न्यू लुक एट द वर्ल्ड। और इस दौरान एक उदाहरण जो कि ग्रीक आर्ट से लिया जा सकता है, यूनानी कला से लिया जा सकता है, और उनके विचारों से लिया जा सकता है, जो कि यूरोप के अंदर बाइजेंटाइन व्यापारिक क्षेत्र से, यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य से यूरोप का व्यापार होने की वजह से बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर जो चल रहा था वो यूरोप के लोगों ने सीखा। एनकरेज यूरोपियन, जिससे यूरोपियन लोग और भी ज्यादा प्रोत्साहित हुए और उन्होंने संसार को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। एंड फ्रॉम द 14th सेंचुरी, यहाँ बताया गया कि 14वीं सदी के इन व्हाट इज कॉल्ड द रेनेसेंस, जो कि पुनर्जागरण का काल कहलाता है, खास तौर पे इटली से पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। जो धार्मिक संस्थाएं थी उनमें जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिशें हुई। समाज के अंदर जो रूढ़िवादी आदतें आ चुकी थी, रूढ़िवादी जो परंपराएं चल रही थी, उनको खत्म किया गया। इसे पुनर्जागरण के रूप में जाना जा सकता है। पुनर्जागरण एक तरह से दोबारा से जागना, पुनर्जागरण। स्पेशली इन नॉर्थ इटालियन टाउन्स, विशेष तौर पर इटली के उत्तरी कस्बों के अंदर ऐसा हुआ। The wealthy became less concerned with life after death and more with the wonders of life itself. यहाँ ये बताया गया कि जो धनवान लोग थे वे जीवन को मृत्यु के बाद में उससे जोड़ के नहीं देखते थे, and more with the wonders of the life itself, और ये मानते थे कि जीवन अपने आप में आश्चर्य, यानी जीवन के आश्चर्य से अधिक मानते थे। स्कल्पचर, पेंटर्स एंड राइटर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी एंड डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड। उस दौरान के जो शिल्पकला विशेषज्ञ थे या पेंटर होते थे या लेखक होते थे, वे मानवता और संसार की जो खोज होती थी उसके प्रति अपने आप को उसके प्रति रुचि दिखाते थे। बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के अंत तक, दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एनकरेज ट्रैवल एंड डिस्कवरी एज नेवर बिफोर। इस दौरान जितने खोज कार्य हुए, जितनी यात्राएं हुई, बहुत तेजी से ऐसा हुआ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसको प्रोत्साहन मिला, यानी विदेश यात्री यहाँ पे यात्रा करने के आए और खोज कार्य भी ज्यादा हुए। वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी टुक प्लेस, जितनी ज्यादा समुद्री यात्राएं हुई उससे खोज कार्यों को और ज्यादा बढ़ावा मिला। स्पेनियर्स एंड पोर्टुगीज हु हैड ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका pushed further down the coast of Western Africa, finally leading to the journey around the Cape of Good Hope to India, which had a great reputation in the Europe as a source of spices that were in the great demand. यहाँ बताया गया कि स्पेन और पुर्तगाल के जो नाविक होते थे, जिसका पहले उत्तरी अफ्रीका के साथ में व्यापार चल रहा था, तो उनको धकेल दिया गया फर्दर डाउन द कोस्ट ऑफ पुश्ड फर्दर डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। वे पश्चिमी अफ्रीका तक व्यापार को फैलाने में कामयाब हो गए, और अंतिम रूप से वे उन्होंने कैप ऑफ गुड होप, जो कि एक स्थान का नाम है, दक्षिण बिंदु है, जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु है, इसकी यात्रा उन्होंने संपन्न कर डाली। और अंत में एक यूरोप के अंदर जिसकी बहुत महान रेपुटेशन थी, प्रतिष्ठा थी इंडिया के लिए, क्योंकि भारत से जो व्यापार, खास तौर पे गरम मसालों का व्यापार वहां पे होता था, जिसकी वहां बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। कोलंबस अटेम्प्टेड टू फाइंड ए वेस्टर्न रूट टू इंडिया। कोलंबस ने क्या किया कि इंडिया में पहुंचने का एक पश्चिमी
मार्ग खोजने का प्रयास किया एंड इन 1492 रीच द आइलैंड विद द यूरोपियंस कॉल्ड द वेस्ट इंडीज। 1492 ईस्वी में वह एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया जहां पर यूरोपीय लोगों ने उसे वेस्ट इंडीज कहा। अदर एक्सप्लोरर ट्राई टू फाइंड ए नॉर्दर्न रूट टू इंडिया। दूसरे जो इस तरह के यात्री रहे, उन्होंने समुद्री यात्री रहे, उन्होंने उत्तरी मार्ग से भी इंडिया पहुंचने का प्रयास किया एंड चाइना वाया द आर्कटिक, और चाइना होते हुए और आर्कटिक क्षेत्र होते हुए यहाँ पे पहुंचे। यूरोपियन ट्रेवलर्स एनकरेज्ड a range of different people in the course of their journey। यूरोपियन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान बहुत प्रकार के लोगों से उनका पाला पड़ा, उनसे वो मिले। इन पार्ट दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम देम, और इस दौरान उन्होंने उनसे कुछ सीखने में रुचि दिखाई। The papacy encouraged the work of the North African geographer and the traveler Hassan al-Wazn, later known in Europe as Leo Africanus, who wrote the first geography of Africa in the early 16th century for Pope Leo X। यहाँ पे बताया गया है, किसके विषय में बता रखा है कि पेपेमेसी, पेपेमेसी एक इसको पेपर मेसी भी कहा जाता है, ये कला है। इसमें जो उत्तरी अफ्रीका के अंदर एक जोग्राफर हुए हैं जो कि भूगोलवेत्ता हुए हैं और वो यात्री भी रहे हैं, उनका नाम था हसन अल वजन। उसका क्या नाम था? हसन अल वजन। उसने क्या किया, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, लेटर नॉन लियो अफ्रीकानस, उसको लियो अफ्रीकानस के नाम से भी उसको जाना गया। और उसने पहली अफ्रीका पर एक भूगोल की पुस्तक लिखी जो कि 16वीं सदी के अंदर लिखी थी, पोप लियो 10th। और यहाँ ये बताया गया है कि किसके लिए लिखी थी, फॉर 16th सेंचुरी फॉर पोप लियो 10th, यानी उसकी जो लिखी हुई कृति थी वो पोप लियो 10th के लिए समर्पित थी। जेसुइट चर्चमैन ऑब्जर्व्ड एंड रोट ऑन जापान इन द 16th सेंचुरी। जेसुइट चर्चमैन ने उस दौरान अवलोकन किया और उसने जापान पर 16वीं सदी में लिखा। An Englishman, Will Adams, became a friend and counselor of Japanese shogun। यहाँ एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था विल एडम्स, वो इनका मित्र बन गया एंड काउंसिल ऑफ जापानीज शोगुन, और जापान के शोगुन राजवंश में एक सलाहकार के पद पर काम किया। टोकुगावा लेयासु, टोकुगावा राज परिवार जो उस समय शासन कर रहा था इन द अर्ली 17th सेंचुरी, जो 17वीं सदी के पूर्वार्ध में। एज इन द केस ऑफ हसन अल वजन, पीपल दैट द यूरोपियन एनकाउंटर्ड इन द अमेरिकन्स ऑफन टुक ए ग्रेट इंटरेस्ट इन देम। इस दौरान क्या हुआ, हसन अल वजन का उदाहरण हम लेते हैं। इस दौरान क्या हुआ, पीपल दैट द यूरोपियन एनकाउंटर्ड, कि जो भी लोग यूरोप से भारत के अंदर आए या दूसरे देशों में गए, इन द अमेरिकन्स, इन द अमेरिकाज ऑफन टुक ए ग्रेट इंटरेस्ट इन देम, तो अमेरिका के लोगों ने भी उनके अंदर खासी रुचि दिखाई और उन लोगों ने भी खासी रुचि दिखाई। समटाइम्स वर्क फॉर देम, और कभी कभी वो उनके लिए काम भी करने लगे। फॉर एग्जाम्पल एन एज़टेक वुमेन लेटर नोन एज डोना मैरिना, एक डोना मैरिना नाम की एक एज़टेक महिला befriended the Spanish conqueror of Mexico। वह मेक्सिको के एक स्पेन के विजेता या आक्रमणकारी के साथ वह उसकी दोस्ती हो गई। कॉर्टेस इंटरप्रेटेड एंड नेगोशिएटेड फॉर हिम, और वह उसके लिए हर तरीके का, जैसे इन वर्गीकरण करने का काम या फिर किसी भी तरह की जानकारी जुटाने से संबंधित है या संबंध स्थापित करने से संबंधित है, तो इस तरह की बहुत सी जानकारियां उन्होंने उस महिला ने जुटाई। In their encounters, Europeans were sometimes cautious। कभी कभी जब इस तरह का वो एनकाउंटर करते थे, यानी इन लोगों से मिलते थे, उनके साथ कभी कभी उनका झगड़ा भी हो जाता था, तो यूरोपीय लोगों बहुत ही उत्सुक हो जाते थे। सेल्फ एफेसिंग एंड ऑब्जर्वेंट, even as they frequently attempted to establish trade monopolies and enforce their authority by force of arms, as the Portuguese attempted to do in the Indian Ocean after Vasco da Gama arrival in Calicut, present day Kozhikode 1498। यानी वर्तमान में कालिकट नामक जो स्थान उस समय कहलाता था, आज उसे कोझिकोड कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम कोझिकोड है। 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक हमारे यहाँ पर आया और तभी से लेकर के उन्होंने यहाँ पर सैन्य बल स्थापित कर दिया, यानी यहाँ पर व्यापार भी किया और सैन्य बल भी स्थापित किया और अपनी सभी नीतियों को लागू किया। तो उसी का उदाहरण प्राप्त करते हुए यहाँ पे किया गया है कि जो भी इस तरह के एनकाउंटर्स होते थे तो यूरोपीय लोग बहुत ही उत्साही होते थे, इसमें रुचि दिखाते थे
और सेल्फ एफेसिंग एंड ऑब्जर्वेंट, वे अपना खुद का भी अवलोकन करना चाह रहे थे। इवन एज दे फ्रिक्वेंटली अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश ट्रेड मोनोपोलीज, और उनका यह प्रयास रहता था कि व्यापारिक नीतियां वो अपने हिसाब से लागू करें और उस पर अपनी सत्ता उन लोगों पर थोप दें, वो भी हथियारों के बल पर। तो इससे आगे चलेगा इन अदर केसेस, और दूसरे इस तरह के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं देवर ओवर बियरिंग, ये बहुत ही ज्यादा असहनीय था, एग्रेसिव, बहुत ही आक्रमणकारी, एंड क्रूअल, निर्दयी, एंड अडॉप्टेड एन एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियरिटी टू दोज दे मीट। वो जिससे भी मिले उनका ऐसा एहसास हुआ कि वे अपने आप को सुपीरियर रखना चाहते हैं, यानी उनका दृष्टिकोण अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। आगे है कंसीडरिंग सच पीपल इग्नोरेंट, और उन लोगों से जिनसे वो मिले उनका उन्होंने नजरअंदाज किया। कैथोलिक चर्च एनकरेज बोथ एटीट्यूड्स, कैथोलिक चर्च ने दोनों ही दृष्टिकोणों का सही तरीके से प्रोत्साहन किया है। एंड द चर्च वाज द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ अदर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, चर्च जो है एक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता था, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से संबंधित और भाषा से संबंधित जो जानकारियां या कोई भी अध्ययन करना होता है तो कर सकते थे। बट एनकरेज अटैक्स ऑन पीपल इट्स एन अनक्रिश्चियन, और जो इस तरह के लोगों पर जो हमला कहलाता था उसे अनक्रिश्चियन माना गया, यानी गैर ईसाई माना गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन यूरोपियंस, गैर यूरोपीय लोगों के नजरिए से देखा जाए, द एनकाउंटर विद द यूरोपियन यूरोप वेरीड, तो यूरोप के अलग अलग प्रकार के यानी प्रभाव रहते थे। कभी कभी उन लोगों पे हमला नहीं किया जाता था, कभी हमला किया जाता था। फॉर मच ऑफ इस्लामिक लैंड, यानी इस्लामिक साम्राज्य से अधिक, एंड इंडिया एंड चाइना, तो यूरोपियन रिमेन्ड ए क्यूरियोसिटी until the end of 17th century, 17वीं सदी तक के अंत तक, 17वीं सदी के अंत तक एक क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी यूरोपियन के मस्तिष्क के अंदर कि वो इंडिया और चाइना के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने अधीन करना चाहते थे, और इसके साथ साथ इस्लामिक जो भूमि है उस पर भी कब्जा चाहते थे। दे वर परसीव्ड एज हार्डी ट्रेडर्स, सीमेन who had little to contribute to their sense of the large world। उन्होंने संसार को विश्वव्यापक नजरिए से देखते हुए, और उन्होंने बहुत ही मेहनती व्यापारियों को यहाँ मतलब व्यापार करने के लिए भेजा, और यहाँ पर समुद्री यात्राएं करने वाले जो लोग होते थे उनको भी यहाँ पर बेचा, और उनके सहयोग से यहाँ पर इस तरह का साम्राज्य स्थापित किया। जापानीज लर्न सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी क्विकली, जापानी लोगों के लिए यह बहुत ही लाभदायक रहा कि उन्होंने यूरोपीय तकनीकियों को जल्दी सीख लिया। फॉर इंस्टेंस, एक नजरिए से देखा जाए, दे हैड बिगन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मस्केट्स बाय ए लेट 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अंत तक इन्होंने बड़े पैमाने पर मस्केट्स का उत्पादन करना शुरू किया था, बड़े व्यापक पैमाने पर। इन द अमेरिकास, अमेरिका के अंदर, एनेमी ऑफ द एज़टेक एम्पायर समटाइम्स, क्योंकि कुछ समय तक एज़टेक एम्पायर के ये जो भी शत्रु होते थे, एनेमीज ऑफ द एज़टेक एम्पायर समटाइम्स, यानी कभी कभी जो एज़टेक संप्रदाय से संबंधित जो साम्राज्य है उसके जो विरोधी होते थे, दुश्मन होते थे, यूज यूरोपियन टू चैलेंज द पावर ऑफ एज़टेक्स, तो उन्होंने यूरोपियन को एज़टेक की शक्ति के सामने चैलेंज देने के लिए कई बार कोशिश की। एट द सेम टाइम द डिसीजेस द यूरोपियंस ब्रॉट डिवास्टेटेड द पॉपुलेशंस, और उसी समय पर यूरोपियन लोग जो हैं बहुत गंभीर बीमारियों से भी प्रेरित हो रहे थे, लीडिंग टू द डेथ ऑफ ओवर 90%, उस समय 90% तक डेथ हो चुकी थी, तो पीपल इन सम एरियाज बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अंत तक 90% जनसंख्या इस तरह की महामारी के अंदर मारी जा चुकी थी। यहाँ तक आप इसे पढ़ें और आगे देखिएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। देखिए, एक उस समय का है, बड़े आकार का है, इस तरह का ये जो लेसन है, टाइमलाइन हम पढ़ने जा रहे हैं 1300 से 1700 ईस्वी के दौरान की जानकारी हम जानेंगे। द पीरियड अंडर कंसिडरेशन विटनेस सेवरल मेजर डेवलपमेंट इन यूरोप इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड द लाइव्स ऑफ द पीसेंट्स। ये एक ऐसा समय था जो इस बात की गवाही देता है कि यूरोप के अंदर बड़ा विकास हुआ, खास तौर पर कृषि के अंदर बदलाव आया और किसानों के जीवन के अंदर बदलाव आया। इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाई ए रेंज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट्स।
इसको इस दौरान सांस्कृतिक विकास के बिंदु के रूप में भी इसे पहचाना जा सकता है। द टाइमलाइन ड्रॉज अटेंशन टू कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। यह काल रेखा जो है यह इस तरह के महाद्वीपों के बीच ध्यान आकर्षित करती है, उनके बीच के संबंधों पर ध्यान आकर्षित करती है। स्टिमुलेटेड इन मैनी इंस्टांस बाय द ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ ट्रेड। और इसी के साथ साथ यह एक नजर इस पर डालती है कि व्यापार का विकास किस तरीके से हो रहा था। द इम्पैक्ट ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स वाज वेरी। और इस तरह के जो प्रभाव थे वो अलग अलग थे। वाइल आइडियाज, उनके जो विचार थे, इन्वेंशंस, खोजें, एंड गुड्स वर शेयर्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। और जो वस्तुएं होती थी, खोजें होती थी या फिर विचार होते थे, वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में शेयर किए जा रहे थे। देयर वाज आल्सो कांस्टेंट वॉरफेयर। लगातार युद्ध होते जा रहे थे बिटवीन किंगडम्स टू कंट्रोल लैंड। एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से शक्तिशाली होना चाह रहा था, उसकी जमीन को हड़प लेना चाहता था, रिसोर्सेज, उनके संसाधनों को लूट लेना चाहते थे। असेस टू ट्रेड रूट्स। और इसके अलावा यात्री मार्ग जो हैं, ट्रेड व्यापार मार्ग जिसे कहते हैं, व्यापार मार्गों पर अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मैन एंड वुमेन वर ऑफन डिस्प्लेस्ड एंड एंस्लेव्ड। यानी अक्सर पुरुषों और स्त्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपदस्थ किया गया, हटाया गया और उन्हें गुलाम बनाया गया। इफ नॉट एक्सटर्मिनेटेड इन मैनी वेज। और इसके अलावा भी बहुत से तौर तरीकों से द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ नेशन, बगैर पहचान के लोगों का जीवन अब बदल गया था। अब लोगों की जो पहचान थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। यहाँ हम कुछ डेट से संबंधित जानकारी जानेंगे। 1300 से 25 की अवधि के दौरान अफ्रीका की घटना कोई विवरण नहीं है। emerged as important cultural center in Spain। स्पेन के अंदर अल्हम्ब्रा, ग्रेनेडा, ये दोनों स्थान जो है सांस्कृतिक केंद्र के रूप हुए। कब हुए? 1300 से 1325 तक। 50 तक 25 से प्लेग इन इजिप्ट, यानी मिस्र के अंदर प्लेग फैल गया। 1348 से 55 में खास तौर पे बहुत तेजी से फैला। वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर लगभग 100 साल तक युद्ध चला। 1337 से 1453 तक डेथ की भी समस्या आई। एक फॉर्म ऑफ प्लेग, जो कि प्लेग की ही महामारी का एक रूप थी, स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप 1348 में, जो कि पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो यहाँ दो चुनौतियों के विषय में हमने जाना, इंग्लैंड और फ्रांस का हुआ और ब्लैक डेथ का भी प्रकोप देखने को मिला, जैसे कि आज के समय में कोरोना का प्रकोप देख पा रहे हैं। 1350 से 75 के दौरान क्या हुआ? इब्न बतूता एक्सप्लोर्स द सहारा। इब्न बतूता ने सहारा के विषय में विस्तृत जानकारी जुटाई। फ्रेंच पीजेंट, जो किसान रहने वाले विरोध किया 1358 में। इसके बाद है 1375 से 1400 ईस्वी में पीजेंट्स। 1381 ब्रिटेन के विद्रोह हुआ। फिर इंग्लिश 1388 के अंदर इंग्लिश में जो कि सबसे पहला कंपोजिशन लिखा गया था, किसने लिखा? क्या नाम था इसका? कैंटरबरी टेल्स। और इसी दौरान 1381 के अंदर ब्रिटेन में एक विद्रोह भी देखने को मिला। इससे आगे 1425 से 50 पोर्टुगीज बिगिन स्लेव ट्रेडिंग। 1442 में पुर्तगाल के अंदर जो है स्लेव यानी व्यापार शुरू हो गया। इसके बाद 1450 से 1475 के दौरान यहाँ पे संघाई एम्पायर इन वेस्ट अफ्रीका एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग नेटवर्क्स अक्रॉस द सहारा। यहाँ सहारा के नेटवर्क तक संघाई साम्राज्य का पश्चिमी अफ्रीका के अंदर स्थापित किया गया था, जिसको सोंघाई कहा गया है। सोंघाई उस दौरान वहां पे स्थापित किया गया था। और ट्रेडिंग नेटवर्क्स, क्योंकि ये ट्रेड नेटवर्क का एक हिस्सा था वेस्ट अफ्रीका अक्रॉस द सहारा, और सहारा के आर पार था। पोर्तुगीज एक्सपीडिशंस एंड सेटलमेंट्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। यहाँ ये बताया कि पुर्तगालियों ने इस दौरान ज्यादा से ज्यादा अन्वेषण को जोर दिया, बस्तियां बसाई और प्रशासकीय केंद्र स्थापित किए। और इन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर 1471 के आसपास ऐसा किया।
फर्स्ट प्रिंटेड बुक अपीयर्स इन यूरोप, यूरोप के अंदर पहली पुस्तक पुराण अस्तित्व में आई, प्रिंटेड थी ये। इसका नाम क्या था? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी नामक पुस्तक लिखी गई 1452 से 1519। पेंटर, आर्किटेक्ट एंड इन्वेंटर इन इटली। ये कौन था? लियोनार्डो दा विंसी एक पेंटर का काम करते थे, एक आर्किटेक्टर का काम भी करते थे और एक खोजकर्ता का काम भी करते थे। आगे है 1475 टू 1500 पोर्तुगीज कन्वर्ट द किंग ऑफ बोकांगो टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ पुर्तगाल ने क्या किया? कन्वर्ट द किंग ऑफ बोकांगो, बोकांगो के शासक जो थे उन्हें ईसाई बनने की तरफ प्रेरित किया। एस्टेब्लिशमेंट द ट्यूडर डायनेस्टी इन इंग्लैंड, इसी दौरान 1485 में इंग्लैंड में ट्यूडर राजवंश की नींव रखी गई। 1500 से 25 के अंदर 1500 से 1525 के दौरान अफ्रीकन स्लेव्स टेकन टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर चीनी उद्योग के अंदर और खास तौर पर जो गन्ने की जो खेती है उसकी रोपाई का जो रोपण का काम होता है, उस दौरान अफ्रीका के दासों ने काम करना शुरू किया। 1510 में ऑटोमन तुर्क से कॉन्क्यूर इजिप्ट, और इसी दौरान ऑटोमन तुर्क ने इजिप्ट को जीत लिया 1517 ईस्वी में। कॉफी फ्रॉम साउथ अमेरिका इज ड्रंक इन यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम 1517। 1517 में साउथ अमेरिका से यूरोप से पहली बार कॉफी जो 1517 में से पहले जानते थे। एंड टोबैको, चॉकलेट, टोमेटोज एंड टर्की आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। की पहचान हुई टोबैको की, चॉकलेट की, टोमेटोज की, टर्की की। और आगे बता रखा है